Hello student, welcome to my YouTube channel History with Ritika. So as we were discussing the key point of European economy in the first video and we covered two key points, imperialism, colonialism and second industrialization. Now we will continue the lecture with further key points in this video. So third key point is dominant industrial power shift यानी कि प्रमुख औद्योगिक शक्ति परिवर्तन. इन द लेट 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जर्मनी एज अ लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन इमर्ज करता है और केमिकल इलेक्ट्रिकल गुड्स के प्रोडक्शन में ब्रिटेन को सरपासिंग करना स्टार्ट कर देता है. सो इसे हम एक मेजर पावर शिफ्ट के वे में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जैसा कि हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग ब्रिटेन से ही होती है और बाद में जाके वो अदर यूरोपियन नेशन स्टेट में स्प्रेड होती है. और जब तक ब्रिटेन एक मेजर इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में यूरोप में लीड कर रहा था, लेकिन अब जर्मनी ब्रिटेन का कॉम्पिटिटर बनकर सामने आता है और ना ही सिर्फ कॉम्पिटिटर बनकर सामने आता है बल्कि ब्रिटेन को सरपासिंग करना भी स्टार्ट कर देता है. सो इस चेंज के पीछे क्या कॉजेज रहे, जर्मनी का एक लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन बनने के पीछे क्या कॉजेज रहे, अब हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला कोर्स तो हम जर्मनी का यूनिफिकेशन ही मानेंगे. जैसा कि आपने देखा 1871 में बिस्मार्क ने जर्मनी के काफी सारे डिवाइडेड स्टेट्स को यूनाइट कर दिया और इन सब यूनाइटेड कंट्री का बेनिफिट ये रहा कि अब पूरे जर्मनी में गुड्स और नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना पहले से और ज्यादा फास्टर हो गया एज कंपेयर टू बिफोर. फोकस ऑन टेक्निकल एजुकेशन. जर्मनी ने अपने बेसिक और टेक्निकल एजुकेशन पर भी काफी फोकस किया और इसी के साथ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया. जर्मनी ऑल्सो फोकसिंग ऑन द केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. जर्मनी अपने केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री पे भी फोकस ही कर रही थी. लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो इस टाइम पे ब्रिटेन अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा था क्योंकि इसका रीजन एक ये रहा कि ब्रिटेन के पास अपनी एक कॉलोनी थी अमेरिका, वहां से उससे काफी इजिली लार्ज अमाउंट में कॉटन प्रोवाइड हो रहा था. तो अभी तक उसका अपना सारा फोकस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे ही था. लेकिन वहीं हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, इन सब पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया था उसने. वहीं आगे हम देखते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रियल लैबोरेटरीज में केमिकल रिसर्च में अपनी लीडरशिप के बेसिस पर लेट 19th सेंचुरी तक आते आते जर्मनी पूरे वर्ल्ड के केमिकल इंडस्ट्री में जर्मनी का डोमिनेंस आ जाता है. इसी के साथ बेयर लेड और BASF जैसी बिग बिजनेस आर्टिफिशियल डाइज और फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगते हैं. BASF जर्मनी की एक मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी थी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर मानी जाती है. इसका रिजल्ट ये रहा कि 1914 तक आते आते केमिकल प्रोडक्ट के इंटरनेशनल ट्रेड के लगभग 90% शेयर्स के साथ ग्लोबल केमिकल मार्केट में जर्मनी की मोनोपोली आ जाती है. वहीं हम स्टील की बात करें तो जर्मनी ने अपने स्टील प्रोडक्शन में भी काफी प्रोग्रेस किया. इसका मोस्ट ऑफ द क्रेडिट हम जर्मनी का टैरिफ और कार्टल्स के थ्रू खुद का अमेरिकन और ब्रिटिश कॉम्पिटिटर से खुद को प्रोटेक्ट करना और साथ ही जर्मन स्टील फेडरेशन का 1874 में एस्टेब्लिशमेंट को दे सकते हैं. वहीं हम रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो जर्मनी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जर्मनी की ग्रोथ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि जर्मनी की गवर्नमेंट ने सिर्फ हैवी इंडस्ट्री को ही प्रमोट नहीं किया बल्कि क्राफ्ट और ट्रेड्स को भी काफी सपोर्ट किया. 1879 में जर्मनी की गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पर फॉरेन टैरिफ अप्लाई करा और इससे अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वहां के ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस को काफी अंकरेजमेंट मिली. इसी के साथ फॉरेन आइटम पे इन टैरिफ को इम्पोज करने की वजह से जर्मनी ने लॉट्स ऑफ मनी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया और इस मनी को उन्होंने ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशन जैसे सोशल वेलफेयर को इंट्रोड्यूस करने में भी जर्मनी की गवर्नमेंट कैपेबल हो गई. रोल ऑफ रेलवे. जर्मनी की ग्रोथ में रेलवे के आने का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा क्योंकि रेलवे ना सिर्फ फास्टर थी बल्कि एक चीप मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी था. इससे पहले कि अगर हम बात करें रेलवे के आने की पहले की तो जर्मनी अपनी ज्योग्राफिकल चैलेंज को काफी फेस कर रहा था. वो ये था कि जर्मनी की जितनी भी मेन रिवर्स थी वो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती थी
तो जर्मनी डायरेक्ट साउथ की तरफ नहीं जा पाता था, उसे साउथ तक जाने के लिए अदर कंट्रीज से होकर जाना पड़ता था। और इसी की वजह से जर्मनी की ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी भी नहीं थी। लेकिन रेलवे के आने से जर्मनी की कनेक्टिविटी बढ़ी और इसका रिजल्ट ये रहा कि यूरोपियन बिजनेस कम्युनिटीज में अब जर्मनी सेंटर ऑफ एक्टिविटी बनता चला गया। जर्मनी की बैंकिंग सिस्टम की बात करें और ब्रिटेन से उसको कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो जर्मनी के बैंक्स हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियली अपनी मनी को लैंड करते थे ब्रिटेन के कंपैरिजन में, क्योंकि ब्रिटेन के बैंक्स को हमेशा ये फियर रहता था कि अगर हम अपनी मनी को लैंड कर दें इन बिजनेस में तो क्या ये बिजनेस हमें पे बैक कर पाएंगे। इस डर की वजह से वो अपनी मनी को लैंड नहीं कर पाते थे। लेकिन वहीं जर्मनी काफ़ी फ्रीली अपनी मनी को लैंड करते थे जर्मनी के बैंक। यही रीजन रहा कि जर्मनी में हमें क्रेडिट बैंक जैसे सिस्टम्स देखने को मिले। इसी के साथ जर्मनी के बैंक्स ने अपने कार्टल्स भी बनाए। यही कार्टल ब्रिटेन में इलीगल माने जाते थे। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज कार्टल्स। कार्टल्स क्या होता है? तो कार्टल गुड और सर्विस के प्रोड्यूसर्स के ग्रुप के बीच सप्लाई को कंट्रोल करना और प्राइसेस को रेगुलेट और मैनिपुलेट करने के लिए एक फॉर्मल एग्रीमेंट है। कार्टल प्राइसेस को फिक्स करता है और इसी के साथ ट्रेडिंग टर्म्स को भी डिफाइन करता है। जर्मनी ने अपने आयरन और कोल रिसोर्सेज का यूज अपनी हैवी इंडस्ट्रीज में करना स्टार्ट किया, लाइक आयरन और स्टील के मैन्युफैक्चर में। इसका रिजल्ट ये रहा कि अब लार्ज फर्म्स में बिग बिजनेस और कॉरपोरेशंस को एनकरेजमेंट मिलने लगी। Germany also focus of industries was of industrialization और war material was more than Britain। यानी कि जर्मनी ने युद्ध सामग्री पर उद्योगों का ध्यान ब्रिटेन की तुलना में अधिक करने लगा। इन द लेट 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि पूरा यूरोप ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव करता है और इसके पीछे मेजर सिग्निफिकेंट यही रहे इंटरनेशनल ट्रेड का इंक्रीजमेंट, माइग्रेशन होना पीपल्स का, और इसी के साथ बिग लेवल पर कैपिटल फ्लो होना यूरोपियन नेशन और अदर कॉन्टिनेंट्स में। वही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आना और फास्टर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड कॉस्ट का कम होना, इन सभी ने मिलकर ग्लोबल इंटरकनेक्शन को पीक पे ले गए। यही रीजन रहा कि 1870 से 1914 के टाइम पीरियड को फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन की टर्म से डिनोट किया जाने लगा। इंक्रीज ट्रेड इन द लेट 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि यूरोप में नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में सिग्निफिकेंट बूम देखने को मिलता है। इसके रीजंस रहे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और इसी के साथ इस टाइम पीरियड में ह्यूज लेवल पर लार्ज लिबरल ट्रेड पॉलिसीज भी की गई, जिसमें ब्रिटेन अपने मैन्युफैक्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करने में और अपने रॉ मटेरियल को कॉलोनीज से इंपोर्ट करने में लीडिंग सिचुएशन में बना रहा, और साथ ही यूरोपियन नेशन इंटरनेशनल ट्रेड में डोमिनेट करने लगे। फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म, मुक्त व्यवहार बनाम संरक्षणवाद। वाइल द अर्ली पार्ट ऑफ द सेंचुरी में हम काफी सारे फ्री ट्रेड पॉलिसीज भी देखते हैं जो कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए की गई थी। इसका एक एग्जाम्पल हम कोबडन शेवलर ट्रीटी में देखते हैं जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी, जहां पर टैरिफ को काफी कम कर दिया था और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को इंक्रीज कर दिया था। लेकिन वहीं हम प्रोटेक्शनिज्म को समझे तो हम देखते हैं कि सेंचुरी के लेटर पार्ट में इकोनॉमिक यूरोपियन कंट्रीज में प्रोटेक्शनिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रो करने लगते हैं। अब वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने टैरिफ्स को वापस से बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोग्रेस में यूरोपियन कॉलोनियल ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि यहाँ से हमें ना सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता था बल्कि ये कॉलोनी हमें मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए लार्ज लेवल पर मार्केट्स भी प्रोवाइड कराती थी। तो इनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा इंटरनेशनल ट्रेड के ग्रो करने में। अर्बनाइजेशन, इन द लेट 19th सेंचुरी में अर्बनाइजेशन में भी रैपिड एक्सेलरेशन देखने को मिला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने की वजह से ह्यूज लेवल पर पीपल्स रूरल एरिया से अर्बन सिटीज की तरफ माइग्रेट करने लगे, जिसका रिजल्ट ये रहा कि लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे अर्बन एरियाज में मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई, जिसका रिजल्ट ये रहा कि वहाँ पे काफी ज्यादा ओवरक्राउड देखा गया और इसी के साथ वहाँ पर स्लम जैसी प्रॉब्लम फेस की गई।
जैसे जैसे ये सिटीज़ ग्रो कर रही थी, वहाँ पर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वाटर सिस्टम और सीवेज सिस्टम को बिल्ड करना काफ़ी ज़रूरी होता गया। द लेट 19th सेंचुरी में यूरोप में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, जहां इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास में एक लार्ज वेल्थी गैप देखने को मिला, क्योंकि कैपिटलिज्म आने की वजह से जो कैपिटल है वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास की तरफ ज़्यादा सिक्योर हो रही थी, और वहीं अदर साइड हम वर्किंग क्लास फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स की बात करें तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा घंटे फैक्ट्री में काम करने के लिए बोला जाता था, और इसी के साथ उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेजेस भी नहीं दिए जाते थे, ना ही कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी। इन सब रीजंस की वजह से यूरोप की इकोनॉमी में हमें क्लासेस का डिवीज़न देखने को मिला, और इन क्लासेस में गैप्स भी देखने को मिले। ये गैप हमें सिर्फ क्लासेस में ही नहीं देखने को मिले, बल्कि रीजन्स में भी देखने को मिले, जैसे कि साउथ ईस्ट जैसे एग्रेरियन रीजन्स के कंपैरिजन में इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज़ में ज़्यादा इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटीज़ आ रही थी। सो इस पूरे यूनिट को अब हम कंक्लूड करें तो हम सभी ने ये देखा कि लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन इकोनॉमी में मैसिव ग्रोथ होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, और जर्मनी है वो एक मेजर पावर के रूप में एमर्ज होता है, और इसी के साथ यूरोपियन पावर्स में अपनी कॉलोनियल मार्केट्स और रिसोर्सेज को लेकर इतना इंटेंस कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ होता है, और ये सभी फैक्टर मिलकर पूरे यूरोप को ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। और इसी के साथ इन यूरोपियन पावर्स में अपने ट्रेड और टेरिटरीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स देखने को मिलती है। कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स इतने इंटेंस होते जाएंगे कि ये धीरे धीरे यूरोप को वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएंगे। सो यहाँ हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट सब पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 के सेकंड सब पॉइंट को कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ यूनिट 1 को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितना रिस्पॉन्स दिखाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, उतने ही मोटिवेशन के साथ आगे के यूनिट पे लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।